Assalamu alaikum viewers and welcome back to my channel Study Law with Bushra. So in today's video we are going to discuss the topic of difference between sale and agreement to sell. But before starting the discussion, I request you all to please subscribe to my channel and don't forget to press the bell icon for latest updates. Do share this video with your friends and don't forget to comment your feedback. So let's move towards the discussion. हम स्टडी कर रहे थे सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। अपनी लास्ट वीडियो के अंदर हमने इस एक्ट को स्टार्ट किया था और इसमें हमने इंट्रोडक्शन को देखा था और साथ ही डेफिनेशन क्लॉज को डिस्कस किया था। आज के इस वीडियो में हम सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक दैट इज सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल को डिस्कस करते हैं। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले देखते हैं कि सेल क्या है। सेल को डिफाइन किया गया है सेक्शन 54 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882। सेल को किस तरह से डिफाइन किया है इस सेक्शन के अंदर? इस सेक्शन में कहा गया है दैट अ सेल इज अ ट्रांजैक्शन। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल क्या है? एक ऐसी ट्रांजैक्शन है जिसमें हमारे पास दो पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं। एक पार्टी चीज को बेच रही होती है और दूसरी पार्टी चीज को खरीद रही होती है। जो पार्टी बेच रही होती है उसको हम सेलर कहते हैं और जो खरीद रही होती है उसको हम कहते हैं बायर। अब ये सेलर और बायर के दरमियान क्या ट्रांजैक्शन होती है? जिसमें गुड्स जो हैं वो ट्रांसफर की जाती हैं वन पार्टी टू दी अनदर। अब गुड्स ट्रांसफर होने से क्या मुराद है? ऑनरशिप ऑफ द प्रॉपर्टी ट्रांसफर होती है। बेसिकली दो पार्टीज बायर और सेलर जब आपस में कॉन्ट्रैक्ट करते हैं किसी चीज को बेचने का और दूसरा बंदा खरीदता है तो वो एक्चुअली मलकियत उस प्रॉपर्टी की ट्रांसफर हो रही होती है इन ल्यू ऑफ द अमाउंट। अब वो अमाउंट फुली पेड भी हो सकती है, पार्टली पेड और पार्टली प्रॉमिस्ड भी हो सकती है या फुली प्रॉमिस्ड भी हो सकती है। अब ये तीन चीजें क्या हैं ये हम आगे चल के डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी तक की हद तक सेल को किस तरह से डिफाइन किया है? ऐसी ट्रांजैक्शन जिसमें दो पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं जिनके दरमियान ऑनरशिप ऑफ द गुड्स ट्रांसफर हो रही होती हैं इन ल्यू ऑफ द प्राइस पेड। अब इंस्टेंट ट्रांसफर ऑफ द ऑनरशिप है। जैसे ही पार्टीज के दरमियान एग्रीमेंट हुआ, कॉन्ट्रैक्ट हुआ, एक पार्टी ने पेमेंट की तो दूसरी पार्टी फौरन ऑनरशिप ट्रांसफर कर देती है। अब एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। फॉर एग्जांपल ए एक बंदा है जो अपनी कार बेचना चाहता है, बी एक दूसरा बंदा है जिसको गाड़ी की जरूरत है। जब ए ने अपनी ऑफर की कि मैं अपनी गाड़ी बेचना चाहता हूं तो बी ने कहा कि मैं ये गाड़ी खरीदना चाहता हूं। ए ने गाड़ी की क्या कीमत लगाई? 20 लाख रुपया। अब जो हमने पार्टली पेड और पार्टली प्रॉमिस्ड की बात की थी उसको इसी डेफिनेशन से समझते हैं। कैसे? ए और बी के दरमियान ट्रांजैक्शन हुई। अगर बी ने क्या किया? 20 लाख रुपए पूरे के पूरे ए को पे कर दिए और ए ने उसको अपनी गाड़ी दे दी तो क्या हुई? हमारे पास सेल हो गई एब्सोल्यूट के ट्रांसफर ऑफ द ऑनरशिप क्या हो गई? इमीडिएट हो गई, इंस्टेंट ट्रांसफर हो गई। ए ने गाड़ी दी, बी ने पैसे दिए। पहली चीज हमारी क्लियर होगी। लेकिन दूसरी हमने कहा कि अगर पार्टली पेमेंट होती है और पार्टली प्रॉमिस हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल अब ए ने कहा कि मैंने गाड़ी 20 लाख में देनी है तो बी क्या कहता है कि मैं तुम्हें 10 लाख रुपए अभी दे देता हूं, तुम मुझे ये गाड़ी दे दो, 10 लाख रुपए मैं तुम्हें 2 दिन के बाद दे दूंगा। जैसे ही बी ने आधी पेमेंट दी और आधी प्रॉमिस कर ली तो ए ने उसको अपनी गाड़ी ट्रांसफर कर दी। यहां पर भी क्या हुआ? ऑनरशिप ट्रांसफर हो गई तो सेल हमारी क्या हो गई? एब्सोल्यूट। दूसरी चीज भी क्लियर हो गई। तीसरी आ जाती है, अगर बी सिरे से ये कहता है कि मैं पूरे के पूरे 20 लाख रुपए तो मैं 2 दिन के बाद दूंगा और इसके बावजूद ए अगर उसको अपनी गाड़ी दे देता है, ऑनरशिप ट्रांसफर कर देता है तो फिर भी हमारी सेल जो है वो क्या हो जाती है? एब्सोल्यूट हो जाती है। इससे हमने क्या नतीजा निकाला कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द सेल के लिए जो इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है? डिलीवरी ऑफ द ऑनरशिप। जैसे ही ऑनरशिप ट्रांसफर होगी हमारा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द सेल जो है वो एब्सोल्यूट हो जाएगा, वो कंप्लीट हो जाएगा। सेल के लिए प्राइस जो है वो टोटली इररेलेवेंट है। सिर्फ और सिर्फ रेलेवेंट क्या है? ट्रांसफर ऑफ द ऑनरशिप। जैसे ही
ट्रांसफर ऑफ द ऑनरशिप हुई, पेमेंट भले पूरी की पूरी हुई या नहीं, भले पेमेंट आधी हो गई, वो टोटली इररेलेवेंट है। लेकिन अगर उसने मलकियत दे दी, गुड्स की जो पोजेशन है, जो ऑनरशिप है, वो ट्रांसफर कर दी, तो हमारी सेल क्या हो जाएगी, वो एब्सोल्यूट हो जाएगी। सो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द सेल के लिए इंपॉर्टेंट चीज है गुड्स की ऑनरशिप का चेंज हो जाना फ्रॉम द सेलर टू द बायर। सो ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द सेल को हमने समझ लिया एक डेफिनेशन के थ्रू। अब इसी के कंट्रास्ट में अगर हम देखें तो एग्रीमेंट टू सेल क्या है। एग्रीमेंट टू सेल को हम किस तरह से डिफाइन करते हैं। एग्रीमेंट टू द सेल इज अ कॉन्ट्रैक्ट वेयर द ट्रांसफर ऑफ द ओनरशिप विल हैपन इन द फ्यूचर सब्जेक्ट टू सम कंडीशंस। सिंपली क्या हो गया, एग्रीमेंट टू सेल के अंदर ऑनरशिप फॉरेन ट्रांसफर नहीं होती। ट्रांजैक्शन तो है, दो पार्टीज भी हैं, सेलर और बायर भी है, लेकिन ट्रांसफर ऑफ द ऑनरशिप नहीं हुई। कोई फ्यूचर डेट दे दी जाती है फ्रॉम सेलर टू द बायर, एंड इसी के साथ एक कंडीशन भी रख दी जाती है, सब्जेक्ट टू द फुलफिलमेंट ऑफ द कंडीशन, यानी कि गुड्स इमीडिएटली ट्रांसफर नहीं हुई। एग्रीमेंट जिस टाइम हुआ तो उस वक्त एक डेट दे दी गई, प्रॉमिस हो गया बिटवीन द बायर एंड द सेलर, बट ऑन द फुलफिलमेंट ऑफ द सर्टेन कंडीशंस, के ऑनरशिप उसी वक्त ट्रांसफर होगी जब ये कंडीशन फुलफिल होगी, तभी हमारा कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एब्सोल्यूट हो जाएगा। अब इसी चीज को हम इसी कार वाली एग्जांपल से मजीद सिंप्लीफाई कर देते हैं ताकि आपके लिए समझना आसान हो। माइंड में इसी एग्जांपल को लाएं, ए और बी दो पार्टीज हैं, ए कार बेचना चाह रहा है, बी कार खरीदना चाह रहा है। अब यहां पर ए बी को ये कहता है कि मैं अपनी कार बेचना चाह रहा हूं, लेकिन मैं अपनी कार तो मैं उस सूरत में बेचूंगा कि मैंने 2 दिन बाद एक नई गाड़ी लेनी है। अगर मुझे वो नई गाड़ी मिल जाती है तो तुम मेरी ये कार जो है वो खरीद लेना। अब हुआ क्या, यहां पर फ्यूचर डेट दे दी गई। एग्रीमेंट तो हुआ पार्टीज के दरमियान, लेकिन 2 दिन का टाइम दे दिया कि अगर कंडीशन भी रखती कि अगर मुझे नई गाड़ी मिलती है तो मैं तुम्हें अपनी ये गाड़ी बेचूंगा। सो क्या हो गया, हमारे पास एग्रीमेंट टू सेल के तमाम इंग्रेडिएंट्स फुलफिल हो गए। सो एग्रीमेंट टू सेल के लिए इंपॉर्टेंट क्या है, इमीडिएट ट्रांसफर ऑफ द ऑनरशिप नहीं है, देयर इज नो इंस्टेंट ट्रांसफर ऑफ द ऑनरशिप, फ्यूचर डेट इज गिवन फ्रॉम द सेलर टू द बायर, एंड also the condition is put on by the seller to the buyer that if the condition is fulfilled then the sale become absolute. So sale के लिए important क्या है, immediate transfer of the ownership irrelevant of the payment of the price. Agreement to sell के लिए क्या है, there is no immediate transfer of the ownership and the contract depends upon the fulfillment of the certain condition which is put on by the seller towards the buyer. So ये हमने definitions देख ली। अब आ जाते हैं इनके की डिफरेंसेस के ऊपर कि इनके दरमियान मेन डिफरेंस क्या है। हम ये डिफरेंस इस डेफिनेशन से भी निकाल सकते हैं। सो इन डिफरेंसेस से पहले सबसे पहले इनके इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। वही चीज जो डेफिनेशन में बताई गई है, सेम ट्रांजैक्शन है जिसमें 2 पार्टीज इन्वॉल्व हैं, बायर है, सेलर है। एग्रीमेंट टू सेल में भी बायर एंड सेलर है। सेल के अंदर क्या है, ऑनरशिप का फौरन ट्रांसफर हो जाना, इंस्टेंट ट्रांसफर है। एग्रीमेंट टू सेल में नो इमीडिएट ट्रांसफर ऑफ द ऑनरशिप, नो इंस्टेंट ट्रांसफर ऑफ द ऑनरशिप। सेल के अंदर क्या है, हमारे पास कंसिडरेशन इन्वॉल्व है, पार्टली पेमेंट है या पार्टली प्रॉमिस्ड है या फुल प्रॉमिस्ड है। एग्रीमेंट टू सेल में भी क्या है, हमारे पास प्रॉमिस बिटवीन द बायर एंड सेलर है। इसी तरह सेल के अंदर हमारे पास गुड्स जो हैं वो फॉरेन ट्रांसफर हो जाती हैं। एग्रीमेंट टू सेल में गुड्स ट्रांसफर होती हैं अपॉन द फुलफिलमेंट ऑफ द कंडीशन। सो ये इन दोनों के इसेंशियल इंग्रेडिएंट्स हैं। इसी से आप डेफिनेशन भी निकाल सकते हो, डेफिनेशन से इंग्रेडिएंट्स बनते हैं। अब नेचर ऑफ द देखें, अगर हम इस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द सेल और एग्रीमेंट टू द सेल की, तो सेल की नेचर क्या है, एब्सोल्यूट, वाइल ऑन द अदर हैंड एग्रीमेंट टू सेल क्या है, वो कंडीशनल है। एब्सोल्यूट कैसे है, ट्रांसफर ऑफ द ऑनरशिप देन एंड देयर हो गई, तो सेल हमारी क्या हो गई, एब्सोल्यूट, क्योंकि सेल का मतलब ही क्या है कि प्रॉपर्टी की ऑनरशिप का डिलीवर होना। एग्रीमेंट टू सेल क्या कहता है, कंडीशनल है। क्यों कंडीशनल है, कि अभी ऑनरशिप ट्रांसफर नहीं हुई, अभी ये कहा गया है कि अगर कंडीशन फुलफिल होती है तो सेल एब्सोल्यूट होगी। सो नेचर आ गई कंडीशनल। उसके बाद फिर कहा गया है दैट द सेल इज अ एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। क्यों,
इसी की नेचर एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट की है। क्यों? क्योंकि डिलीवरी ऑफ द ऑनरशिप फॉरन हो गई। सारी चीज किससे रिलेट कर रही है? डिलीवरी ऑफ द ऑनरशिप से। एग्रीमेंट टू सेल क्या है? एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट है, इसने अभी एग्जीक्यूट होना है, ऑनरशिप ने अभी ट्रांसफर होना है, ऑनरशिप फॉरन ट्रांसफर नहीं हुई, सो इट इज स्टिल इन द प्रोसेस ऑफ एग्जीक्यूशन। इसके अलावा जो राइट टू रीसेल है, यानी कि सेलर का दोबारा बेचने का राइट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द सेल में खत्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि अब ऑनरशिप डिलीवर हो जाती है सेलर से बायर की तरफ। तो जैसे ही डिलीवरी ऑफ द ऑनरशिप हुई, सेलर के राइट्स वहीं पर खत्म हो गए। अब सेलर के पास ये राइट नहीं है कि वो इस प्रॉपर्टी को बेचे, क्योंकि प्रॉपर्टी उसकी मलकियत में नहीं है। जबकि एग्रीमेंट टू सेल में राइट टू रीसेल अभी भी सेलर के पास है। क्यों? क्योंकि प्रॉपर्टी अभी भी उसी के पास है, उसने बायर को अभी वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं की। सो अगर कंडीशन फुलफिल नहीं होती तो ये सेलर किसी और के साथ कॉन्ट्रैक्ट करके रीसेल कर सकता है इस प्रॉपर्टी को। इसके अलावा नेक्स्ट डिफरेंस अगर हम देखें तो जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द सेल है उसमें जो राइट ऑफ रिस्क है वो ट्रांसफर हो जाता है बायर की तरफ। राइट ऑफ रिस्क से क्या मुराद है कि प्रॉपर्टी को नुकसान होने का जो खतरा है वो किसके ऊपर है? जिम्मेदारी अब किसके ऊपर है? बायर के ऊपर है। क्यों? क्योंकि अब वो प्रॉपर्टी का ऑनर बन चुका है। अगर गुड्स को किसी भी तरह को, प्रॉपर्टी को किसी भी तरह का कोई नुकसान होता है तो सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बायर के ऊपर, खरीदार के ऊपर है। जबकि एग्रीमेंट टू सेल में डैमेज होने की सारी जिम्मेदारी सेलर के ऊपर है। क्यों? क्योंकि प्रॉपर्टी की ऑनरशिप अभी भी इस सेलर के पास है, बायर के पास अभी ऑनरशिप ट्रांसफर नहीं हुई। सो जो राइट ऑफ रिस्क है इट स्टिल रिमेन्स विद द सेलर एंड डज नॉट ट्रांसफर टू द बायर। इसके अलावा जो अगर बायर इंसॉल्वेंट हो जाता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द सेल के अंदर, तो फिर सेलर जो है वो अपनी गुड्स वापस नहीं ले सकता। इसी तरह अगर एग्रीमेंट टू सेल में बायर इंसॉल्वेंट हो गया तो सेलर ऑटोमेटिकली डिलीवरी को रिफ्यूज कर देता है, क्योंकि गुड्स अभी भी उसी के पास ही है। यानी कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द सेल में बायर का इंसॉल्वेंट होना इररेलेवेंट है, जबकि एग्रीमेंट टू सेल में बायर का इंसॉल्वेंट होना क्या है? वो रेलेवेंट है। सेलर एट वंस रिफ्यूजेस द डिलीवरी ऑफ द प्रॉपर्टी। सो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द सेल में ऑनरशिप ट्रांसफर होती है एट द स्पॉट, एग्रीमेंट टू सेल में ऑनरशिप ट्रांसफर होती है लेटर। सो ये इनके दरमियान के कुछ की डिफरेंसेस थे जो हमने देख लिए। आई होप कि इस वीडियो को देखने के बाद अब आपको कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द सेल और एग्रीमेंट टू सेल का डिफरेंस क्लियरली समझ में आ गया होगा। सो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपने इस वीडियो को अटेंटिवली सुना है तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टिल देन, अल्लाह हाफिज।